नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देश के अगले उपराष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान खत्म हो गया और परिणामों की घोषणा भी हो गई, जिसके बाद देश को उपराष्ट्रपति के रूप में एक किसान का पुत्र मिल गया है, यानी जगदीप धनखड़ अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे और मरुधरा का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान में जन्मे धनखड़ किसानों के नेता माने जाते हैं। उनका वकील के तौर पर शुरू किया सफर आज उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंच गया है, लेकिन उनके सफर से आपको रूबरू कराने से पहले इस रिपोर्ट में बताते हैं उनके जीत का आंकड़ा। बड़े चेहरों की उमड़ती हुई खुशी को समझिए प्रसन्नता के इन उमड़े पावनों को। ये जीत की खुशी पटाखों से जाहिर हो रही है। डीजे पर लोग नाच रहे हैं, महिलाएं गीत गा रही हैं और बस चारों ओर खुशियों का माहौल बन रहा है। ये खुशी मात्र जीत की नहीं, बल्कि एक किसान पुत्र के देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बनने की है। यही वजह है कि लोग बेतहाशा नाच रहे हैं। देश को किसान पुत्र के रूप में नया उपराष्ट्रपति मिल गया। मरुधरा के लाल ने राजस्थान की जमीन को दीपक के समान रोशन कर दिया है। ये प्रचंड जीत है, ये इतिहास है, ये किसान पुत्र की असाधारण जीत का सफर है, ये संघर्षों की सफलता है। धनखड़ के गांव में जश्न का माहौल है। दिल्ली में उनके आवास पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जगदीप धनखड़ अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। वे 528 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। उन्होंने नायडू की जीत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात्र 182 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। ऐसे में अब धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और इधर इस चुनाव में एक रोचक वाकया भी देखने को मिला है। ममता के 36 सांसदों के वोटिंग से दूर रहने के बयान के बावजूद कई टीएमसी सांसदों ने धनखड़ को वोट दिया है। खैर, धनखड़ की जीत की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ एक बार फिर 2022 में 2024 का ट्रेलर भी नजर आया है। एक बार फिर से ये साबित हो गया कि मोदी के गणित के आगे कोई नहीं टिक सका और विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी धराशायी हो गया। भले ही मरुधरा के लाल धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन उनका यहां तक पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। बचपन में कपड़ों की गेंद से खेलने वाले धनखड़ आज भी सादगी से कैसे जीवन जीते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। झुंझुनू के केठाना गांव के रहने वाले जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने गांव को कभी नहीं भूले। उनकी जड़ें आज भी अपने गांव से जुड़ी हुई हैं। भले ही गांव से निकलने के बाद जगदीप वकील, सांसद और राज्यपाल जैसे पदों पर रहे, लेकिन उनके गांव में आज भी लोग उन्हें मानते हैं। यहाँ उनके गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो रास्ते में सबसे पहले आता है उनका फार्म हाउस और घर।
वैसे तो सादा जीवन जीने वाले धनखड़ अपनी सादगी के लिए विख्यात तो हैं ही, लेकिन उनके करियर की बात करें तो वो पेशे से एक वकील रहे। साल 1951 में झुंझुनू जिले के गांव किठाना में पैदा हुए जगदीप धनखड़ राजनीति से पहले वकालत में अपनी धाक जमा चुके हैं और 1979 में वकालत के करियर की शुरुआत करने के बाद वकालत में अपना लोहा मनवा चुके हैं। बताया जाता है कि धनखड़ में वकालत का जुनून था। वे फौजदारी और इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन मामलों के मास्टर थे और 35 साल की उम्र में सबसे युवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। वहीं सबसे युवा सीनियर एडवोकेट नामित होने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर दर्ज है। 1990 में वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए थे और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य भी निर्वाचित हुए। जगदीप धनखड़ की वकालत किस तरह की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनके साथ 30 से 35 वकील काम करते थे। किसी क्लाइंट के आ जाने पर उसे बैठाने के लिए उनके जूनियर को सीट छोड़नी पड़ती थी। बताया जाता है कि बंगाल के राज्यपाल की शपथ लेने से पहले तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी की। बताया जाता है कि बचपन में कपड़ों की गेंद से खेलने वाले धनखड़ राजनीति में कभी नहीं आना चाहते थे। वहीं वे अपना जीवन इतनी सादगी से जीते हैं कि भोजन में सिर्फ सादा दाल और चपाती ही खाते हैं। धनखड़ जमीन से इतने जुड़े हैं कि आज भी वे जब अपने गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ के ठाकुर जी के मंदिर में दिन में 2 बार धोक लगाते हैं और बचपन से अपनी इस आदत को कभी नहीं छोड़ा है। मैं अभी रणदीप धनखड़ हैं जो उनके भाई हैं, मैं उनके साथ हूं और वो अभी दिल्ली में हैं। सर मैं बात कर लेता हूं, कैसे आप देखते हो उस पूरे को? क्या कभी परिवार ने सोचा था कि भाई हमारा जो है, अब माँ ने पहले, पिताजी ने सोचा हो कि भाई इतने बड़े पद पर हम जाएंगे? नहीं, ऐसा हमने किसी ने कभी नहीं सोचा था। पर भाई साहब का स्वभाव स्टार्टिंग से ही ऐसा स्वभाव था। और ये जब सैनिक स्कूल में थे तो पढ़ाई में इतने होशियार और इतने इंटेलिजेंट थे, तो सभी लोग इनको कहते थे कि एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा, इसीलिए रहा कि जब भी बार काउंसिल में रहे तो वहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए, विधानसभा में एमएलए बनकर गए, लोकसभा में गए। 89 में पहली बार ये झुंझुनू से सांसद बने, इतने भारी बहुमत से बने। ये तब भी हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकीलों में भाई साहब का नाम था। तो चौधरी देवीलाल जी का इनको क्या आशीर्वाद मिला, और देवीलाल जी के आशीर्वाद से लोकदल से ही इन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया और बड़ी भारी बहुमत से जीते। वीपी सिंह जी की सरकार में ये भारत सरकार में मंत्री बने। उसके बाद अजमेर के किशनगढ़ से और एमएलए रहे। अब परिवार से आपकी सबसे बात हुई, सब लोग किस तरह देख रहे हैं? अब जब परिणाम अब आने ही वाला है तो इससे पहले, क्योंकि खुशियों की पूरी तैयारियां तो पूरी हो गई, और जिस तरह हम गांव में देख रहे हैं, फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है कि कैसे लोग नाच रहे हैं, गांव के लोग, मतलब एक फेस्टिवल पूरा हो गया है। पूरे गांव में इतना खुशी का माहौल है क्योंकि सबको पता है कि जीत पक्की है। जीत में कोई संदेह नहीं है, जीत पक्की है। यानी जीत तो उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही लग गया था। बिल्कुल लग गया था। और आज पूरा गांव तैयार है, पूरा झुंझुनू जिला तैयार है, पूरे राजस्थान में इतने लोग प्रसन्न हैं जिसका कोई अंदाज नहीं, जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आप परिवार के नाते किसको श्रेय देना चाहते हैं, कि ईश्वर को, परिवार में किसी व्यक्ति को, या किसको, कि भाई इस बड़े पद तक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है?
इसको इसका टोटल श्रेय मैं भाई साहब का काम करने की जो शैली है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देना चाहता हूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तो क्योंकि एनडीए का उम्मीदवार बनाया, निश्चित तौर पर उनको श्रेय जाता है। जब सबसे पहले उन्होंने राजनीति शुरू की, जब 89 में चुने गए, तब कैसे राजनीति में आए? आपने कहा देवीलाल जी थे, कैसे, क्या उससे पहले राजनीति में इनका वो था? भाई साहब को वकालत से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। ये इतने बड़े वकील थे, सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती थी लोगों की मुकदमों के लिए। तो इनका वकालत में इतना बड़ा नाम था। चौधरी देवीलाल जी ने जब सुना कि एक इतना बड़ा वकील है किसान परिवार से, तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं इस लड़के को पार्लियामेंट में लाऊं, और उन्होंने कहा कि आप एमपी बढ़ो। पर एक वक्त आया कि फिर इनको कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा और जीते भी। बिल्कुल जीते, बिल्कुल जीते। अच्छा, ये भी बीच में एक सवाल कि आप कांग्रेस से बिलोंग करते रहे, कांग्रेस में आप कई पदों पर रहे, अच्छे कार्यकर्ता भी आप कांग्रेस के हैं। वो निश्चित तौर पर उनकी भावना जो है वो भाजपा से और वैचारिक रूप से भाजपा जुड़े हुए, दोनों भाई, दोनों की विचारधारा अलग पार्टियों जुड़ी है। परिवार में कभी विचारधारा कभी नहीं आती है। विचारधारा अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर धनकड़ के पुश्तैनी खेत हैं। यहाँ खेतों के बीच बने मकान में उनके परिवार के कई लोग आज भी रहते हैं। वहीं धनकड़ अपने गांव के विकास के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ की महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए कई ट्रेनिंग सेंटर आज भी चलाते हैं। धनकड़ के भाई बताते हैं कि उपराष्ट्रपति धनकड़ ने यहाँ बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और कंप्यूटर कोर्स शुरू करवाए हैं। उन्होंने यहाँ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाया है। वहीं धनकड़ ने यहाँ महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी करवाया, जिसमें पिछले 15 सालों में अब तक 2500 से ज्यादा महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है। धनकड़ की ख्वाहिश है कि उनके गांव का हर बच्चा अंग्रेजी में बात करे। यही वजह है कि वे आज भी इन बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लास लगवाते हैं। धनकड़ के शीर्ष पदों पर बने रहने के बावजूद उनके सादगी भरे जीवन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात की ठंडी रोटी और दही के साथ गाजरे की चटनी से उनका सुबह का नाश्ता शुरू होता है। उनकी दिनचर्या और खाने पीने का रूटीन एकदम फिक्स रहता है। आज भी वे हर हाल में रोजाना 5 बजे जाग जाते हैं और योग और व्यायाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में।
केठाना गांव के किसान परिवार में जन्मे धनखड़ साल 1989 में पहली बार संसद पहुंचे थे, लेकिन जब वे देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो आपको बताते हैं उनके नाम के ऐलान करने की बीजेपी की मंशा। झुंझुनू के केठाना गांव के किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ के किसानों के बीच बड़ी पैठ है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राजनेता रहे धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के करीबी रहे हैं। किसानों के नेता कहे जाने वाले धनखड़ जब अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ना शुरू हुए तो देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया था और धनखड़ ने किसान नेता के रूप में जीत दर्ज की थी। धनखड़ का राजनीतिक सफर साल 1989 में पहली बार धनखड़ संसद पहुंचे थे। झुंझुनू से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। भाजपा के समर्थन से जनता दल के टिकट पर जीते। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद देवगौड़ा खेमे में गए। जनता दल से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में भी गए। अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। किशनगढ़ से विधायक भी रहे। जाट आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। जाट समाज को ओबीसी का दर्जा दिलाया। लेकिन धनखड़ की सियासी कहानी भी काफी रोचक रही। किसान राजनीति से आने वाले धनखड़ ने राजस्थान और देश की सियासत में खूब पैठ बनाई। धनखड़ कभी संवैधानिक पदों पर रहकर चुप रहने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि अहम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। बंगाल में ममता बनर्जी से उनकी तनातनी पूरे देश भर में चर्चा में रही। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में जाट किसान भी बड़ी तादाद में शामिल थे। राजस्थान में जाट वोटरों और किसानों की संख्या अच्छी खासी है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में धनखड़ की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद है। राजस्थान में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा चुनाव। राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी अगले चुनाव में जीत चाहती है। जाट समुदाय के वोट बीजेपी के लिए जरूरी है। किसान आंदोलन के दाग को भी मिटाना चाहती है बीजेपी और इसी वजह से किसान पुत्र धनखड़ पर दांव लगाया गया। धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं और जाट समुदाय से आते हैं। वहीं इन सब के अलावा धनखड़ का जीवन भी संघर्षों से गुजरा है। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया। उस समय वो 14 साल के इकलौते बेटे की मौत से टूट गए थे। वैसे तो धनखड़ दिल दिमाग से बेहद मजबूत थे, लेकिन फरवरी 1994 में 14 साल की उम्र में बेटे दीपक को ब्रेन हेमरेज से खोने के बाद वो गहरे सदमे में चले गए थे। हालांकि परिवार के साथ वे कुछ समय में इससे उबर गए। पढ़ाई में भी होशियार थे धनखड़। गांव में शुरुआती पढ़ाई के बाद धनखड़ चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने पहुंचे थे, जहां वे 1962 से 1969 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर एनडीए में सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन आंखों की कम रोशनी के कारण वे सेना में नहीं जा पाए। धनखड़
पढ़ाई में इतने मेहनती और अनुशासन में रहने वाले बच्चों में से एक थे कि वे अपने सीनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाया करते थे। हॉकी खेलने का शौक था। धनखड़ पढ़ाई के अलावा स्कूल के कई कंपटीशन में भी भाग लेते थे। वे हॉकी, फुटबॉल के भी अच्छे प्लेयर रहे। पढ़ाई में इतने मग्न रहते थे कि हमेशा हाथ स्याही में रंगे रहते। कई बार ये स्याही दूसरे स्टूडेंट्स के भी लगा देते थे। होशियार इतने थे कि अपनी स्लेट के दोनों साइड में 2-3 मिनट में ही 12 खड़ी और पहाड़ी लिख देते थे। यही कारण था कि टीचर भी उन्हें हमेशा प्यार देते थे। वहीं धनखड़ वकालत से लेकर सियासत तक दोनों मोर्चों पर बराबर अपना लोहा मनवाते रहे। दिग्गज नेता देवीलाल के नजदीक रहे धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व सीएम भैरों सिंह शेखावत के भी नजदीक रहे। संघ के प्रति झुकाव बढ़ा। 90 के दशक के बाद जगदीप धनखड़ आरएसएस में सक्रिय हुए। उन्होंने वकीलों का संगठन बनाकर उन्हें संघ से जोड़ना शुरू किया। अधिवक्ता परिषद के गठन में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। अधिवक्ता परिषद में काम करने से उनके आरएसएस और बीजेपी के टॉप नेताओं से संपर्क बढ़े। राज्यपाल बनने से पहले तक वे वकालत के संगठन के कामों में लगातार एक्टिव रहे। सभी पार्टियों के नेताओं से अच्छे संपर्क। जगदीप धनखड़ के भाई रणदीप धनखड़ कांग्रेस नेता हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी के अध्यक्ष रहे हैं। जगदीप धनखड़ के राजस्थान के सभी पार्टियों के नेताओं से अच्छे संपर्क हैं। ऐसा माना जाता है कि देश के उच्च सदन में धनखड़ सदन को चलाने में भी बखूबी भूमिका निभाएंगे। वहीं ऐसे समय में जब लोकसभा में स्पीकर भी राजस्थान से है, तो धनखड़ भी राज्यसभा में राजस्थान का मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।